सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले जानेंगे सेल साइकिल किसको कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखा गया है, इसमें बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल। मतलब ये एक ऐसा घटना है जिसमें एक सेल डिवीजन करके दूसरा सेल तैयार होता है जो कि एकदम डुप्लीकेट मतलब सेम सेल, मतलब जिसका जैसा स्ट्रक्चर इस कोशिका का रहेगा उस तरह का सेम स्ट्रक्चर इधर रहेगा, लेकिन डिवीजन करेगा। एक सेल है तो डॉटर सेल कितना बनाएगा, 2 डॉटर सेल तैयार करेगा, सेम दोनों सेम होना चाहिए। अगला डेफिनेशन बोल रहा है सेल साइकिल इज द टाइम पीरियड बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू डॉटर सेल एंड इज देयर फर्दर डिवीजन। मतलब कुछ डिवीजन करने के लिए जो टाइम एक लिमिट रहता है, जैसे ह्यूमन में सेल डिवीजन होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटा में ह्यूमन सेल डिवाइड करता है। उस तरह से जो जिसका बॉडी जिस अनुसार रहता है उतना टाइम लेता है सेल को डिवीजन करने में। आगे हम बताते हैं कि देखो सेल साइकिल का कुछ टाइमिंग लिमिट होता है। जैसे ह्यूमन में सेल जो साइकिल चलता है इस प्रकार से साइकिल चलता है, इसमें कुछ साइकिल के अंदर में कुछ डिवीजन इस प्रकार होता है जो आगे हम तुमको लिख दिया है और पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले 2 लाइन हमको याद रखना है, VVI क्वेश्चन है जो नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग जो सेल साइकिल का ह्यूमन में होता है, ह्यूमन सेल में वो 24 आवर्स होता है। और ईस्ट सेल में कितना टाइमिंग होता है सेल साइकिल का, 90 मिनट, मतलब 90 मिनट होता है टोटल। इसको VVI है, इसको याद करके चलना है। और सेल साइकिल जो स्टेज है इसको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इंटरफेज को दूसरा नाम रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। रेस्टिंग फेज के अंतर्गत 3 चीजें आते हैं। जो साइकिल होता है इस प्रकार से साइकिल होता है, इसमें 3 भाग में बांटा हुआ होता है। जो कि फर्स्ट वाले को G1, उसके बाद S फेज आते हैं, उसके बाद G2 आते हैं। तो इंटरफेज में 3 चीज हमको याद रखना है, कौन कौन है, G1, S और G2 फेज आते हैं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। आगे एक फेज आता है जिसको एम का फुल फॉर्म माइटोटिक होता है, ठीक है। तो माइटोटिक फेज 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस कहाँ पे, साइटोफेज में होता है। नाम से ही पता चल रहा है साइटोकाइनेसिस है, इसलिए डिवीजन कहाँ पे होगा, डिवीजन कहाँ पे होगा, साइटोफेज में होगा। कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पर देखो कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत 4 फेज आते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चारों फेज के बारे में हमें डिटेल जानना है। यहाँ पर सबसे पहले कौन किसके अंतर्गत फेज आते हैं उसको याद रखना है। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत 4 फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस कहाँ पे डिवीजन होता है, साइटोफेज में होता है। और कैरियोकाइनेसिस कहाँ पे डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत 4 फेज आते हैं, कौन कौन हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और इंटरफेज। सबसे पहले सेल साइकिल स्टेज को 2 भाग में बांटा गया है। पहला स्टेज है इंटरफेज, जिसको हम रेस्टिंग स्टेज मानते हैं। रेस्टिंग स्टेज के अंतर्गत 3 चीजें आते हैं, G1, S और G2। और दूसरा कौन सा हो गया, एम फेज। एम का फुल फॉर्म माइटोसिस होता है। माइटोसिस को 2 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन न्यूक्लियस में होता है, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन साइटोफेज में होता है। इतना हमको याद रखना है। इंटरफेज के बारे में जानेंगे कि इंटरफेज क्या होता है। तो हम पहले भी बताए थे सेल साइकिल को 2 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया इंटरफेज और दूसरा एम फेज। एम फेज को हम क्या बोले थे, माइटोसिस फेज। तो यहाँ पर पहला हम लेकर आए हैं इंटरफेज। इंटरफेज में ये क्या होता है, रेस्टिंग फेज माना जाता है इसको, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज के अंतर्गत 3 फेज होता है। पहला हो गया G1 और दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज। सबसे पहले हम G1 के बारे में जानेंगे कि इंटरफेज के अंतर्गत जो G1 फेज है इसका क्या कार्य होता है सेल साइकिल को डिवीजन करने में। तो इसका कुछ फीचर होता है, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसको मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव बोला जाता है। दूसरा हो गया रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है इंटरफेज को। ये बोला है सेल डू नॉट डिवाइड। इसके अंतर्गत रेस्टिंग फेज इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये सेल को डिवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ये सबसे
लंबा फेज माना जाता है, लॉन्गेस्ट फेज। 95% टाइम सेल साइकिल में ये अपना कार्य देता है, पूरा का पूरा काम। सबसे पहले इसका G1 फेज आता है। G1 के बारे में जानेंगे। G1 का बहुत सारा नाम होता है। कौन कौन नाम होता है? अनदर नेम। सबसे पहले G1 फेज में गैप 1 बोला जाता है, पोस्ट माइटोटिक फेज बोला जाता है। मतलब G1 पोस्ट इसलिए बोला गया कि G1 के बाद नेक्स्ट किसका काम आने वाला है? एस का काम आने वाला है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोला गया है। और इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोला गया है। प्री सिंथेटिक फेज इसलिए बोला गया है कि जितने भी सिंथेसिस होता है वो एस फेज में होता है। जितने भी सिंथेसिस होता है एस फेज में होता है, लेकिन एस से पहले कौन है? G1 है, इसलिए प्री का मतलब होता है पहले, और सिंथेसिस किस में होता है? एस फेज में होता है। तो एस से G1 कहाँ पे आता है? पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्री सिंथेटिक फेज पड़ गया G1 का। दूसरा पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। और G का मतलब होता है गैप। गैपिंग को क्या बोलते हैं? G1। तो ये क्या हो गया? गैप 1। पहला जो गैप है उसी के नाम को हम क्या बोलते हैं? G1 फेज बोलते हैं। ये सारे डाउट, जिसको भी डाउट है ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन नाम से हम इसको एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कुछ भी दे देगा, समझना है कि G1 के बारे में बात हो रहा है। तो कितने नाम हो गया? G1 फेज का गैप 1 बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, और प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। प्री सिंथेटिक फेज क्यों नाम पड़ा ये तुमको पता चल गया, क्योंकि कोई भी सिंथेसिस होता है एस फेज में होता है, और G1 फेज एस से पहले है, इसलिए पहले वाले को प्री बोला जाता है, और पोस्ट मतलब बाद में। तो एस से पहले कौन आया? G1 फेज आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्री सिंथेटिक फेज पड़ गया। इसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, लॉन्गेस्ट फेज, फेज ऑफ इंटरफेज एंड आल्सो होल सेल साइकिल। जितने भी इसमें सेल साइकिल में जितने भी फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा फेज किसको? इंटरफेज को माना जाता है। और जिसमें ये इंटरफेज के अंतर्गत G1 को भी लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। G1 को दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया, एक शॉर्टर होता है, दूसरा लॉन्गर होता है। तो इसमें शॉर्टर सेल डिवीजन कौन करता है और लॉन्गर कौन करता है? तो इसमें बोला है कि इनफ्रीक्वेंटली डिवाइड सेल्स, जो तेजी से लगातार जो सेल डिवाइड करता है वो शॉर्टर में आ गया। और लॉन्गर में देख लो, इन सेल्स विच डू नॉट डिवाइड ऑफ्टेन। लॉन्गर में जितने भी आता है वो सेल डिवीजन नहीं करता है। दूसरा हो गया इवेंट्स इन G1 फेज। G1 फेज के अंतर्गत कितने घटना होते हैं? तो जितने भी घटना होते हैं उन सभी चीजों के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले एमिनो एसिड, दूसरा प्रोटीन ATP, और तीसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड RNA का सिंथेसिस होता है। और ये हो गया मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेट। मतलब जितने भी जो ऑर्गेन होते हैं वो सारे को क्या करता है? डुप्लीकेट सेल, उसी जैसा सेल बनाने का कोशिश करता है। तो ये सारे घटना किसमें होते हैं? G1 फेज में होते हैं। एस फेज को दूसरा नाम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। क्योंकि सिंथेटिक फेज कहते हैं, इससे एक नाम पता चल रहा है कि G1 को कौन सा फेज कहेंगे? प्री सिंथेटिक फेज। क्योंकि एस से पहले आता है G1, तो उसका क्या नाम पड़ा था? प्री सिंथेटिक फेज। ये क्या हो गया? एस फेज, क्योंकि एस फेज में सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर समझते हैं क्या मतलब होता है। सबसे पहले ये एक सेल दिया गया है, इसके केंद्रक के अंदर में क्या है? क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड कैसा रहता है? धागे की तरह उलझा हुआ रहता है आपस में। तो ये क्रोमेटिड धागे की तरह है, इसको हम क्रोमोसोम मानेंगे। जब उलझा हुआ आपस में रहेगा तो उसे हम क्रोमेटिड कहेंगे। और थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। तो जब उलझा हुआ रहेगा तो उसे हम क्रोमेटिड कहेंगे। और जो उसके बाद में जब उसको अलग अलग जब निकाला जाएगा क्रोमोसोम को, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। तो यहाँ पर ये मतलब एस फेज से पहले की बात है। एस फेज से पहले की बात है। यहाँ पर इस तरह का मतलब तुमको दिया गया है सेल। उसके बाद बोला है कि ड्यूरिंग एस फेज के बाद में क्या मतलब स्थिति रहेगा, यहाँ पर तुमको दिखाया गया। तो एस फेज का 2-3 नाम होता है। सबसे पहले एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद DNA का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब हो गया कॉपी करना, मतलब सेम कॉपी करना उसी तरह डुप्लीकेशन का मतलब होता है। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है डिवीजन करना, मतलब 1 से 2 भाग में डिवाइड होना। मतलब एक क्रोमोसोम से कितना बनेगा? 2 से 4।
इस तरह से उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक क्रोमोसोम कितना था, एक एक था, लेकिन एस फेज में रखने के बाद प्रत्येक क्रोमोसोम जोड़ा में हो गया, प्रत्येक क्रोमोसोम जोड़ा में हो गया, जोड़ा में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये कितने प्रोसेस के मतलब पार करना पड़ता है एस फेज में। तो एस फेज पहले एक क्रोमोसोम था, एस फेज के बाद में दो क्रोमोसोम हुआ, बीच में क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा इसमें देखो। सबसे पहले ड्यूरिंग एस फेज, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। कहने का मतलब हो गया कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ये दो प्रोसेस है, तुमको याद रखना पड़ेगा। तो एस फेज में पूछेगा क्या होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो मतलब पहले एक क्रोमोसोम था, एस फेज में आते हुए दो क्रोमोसोम हो गया। तो इसका मतलब पता चलता है कि मतलब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम हुआ, इसके अंदर में कुछ न कुछ हुआ होगा, तो उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम के बनने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा ये किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, डीएनए डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। इतना तुमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे में हम ह्यूमन के सेल को लिए हैं, तो ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, मतलब तुमको भी पता होगा। मतलब मेल और फीमेल, मेल से 22 ऑटोजोम और 22 ऑटोजोम फीमेल में, तो कितना हुआ 44। एक सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है, तो वो दोनों जोड़ के कितना हुआ 46 हुआ। मतलब इसमें कुल मिला के 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होता है। यहाँ पर देखो 46 क्रोमोसोम पहले था, लेकिन एस फेज में जब आया डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो सीधा क्रोमोसोम की संख्या ये तुमको बढ़ा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और ये हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर देखो एक चीज तुमको दिखाई पड़ता होगा, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कायम है, न बढ़ा है न घटा है। 46 है, केवल क्रोमेटिड की संख्या बढ़ा है। क्रोमेटिड की संख्या दुगुना हुआ 96, 46 का मतलब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 92। तो पूछेगा कि जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, उसको एस फेज में रखने पर डीएनए का रेप्लिकेशन कराया जाता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या कायम रहता है 46 के 46, लेकिन क्रोमेटिड की संख्या दुगुना हो जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। क्रोमोसोम की संख्या कायम रहता है, 46 है, 46 रहेगा, लेकिन क्रोमेटिड की संख्या दोगुना हो जाता है। ये तुमको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। क्रोमोसोम 46 है तो क्या रहेगा, क्रोमोसोम 46 रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद या सिंथेसिस के बाद, सिर्फ तुम्हारा क्रोमेटिड की संख्या दुगुना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एस फेज के बाद रेप्लिकेशन जब क्रोमोसोम का होता है तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड तैयार होता है। तो यहाँ पर हम पहले ही लिख लिए हैं, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन सिंगल क्रोमेटिड। पहले क्या था, एक क्रोमोसोम से एक क्रोमेटिड तैयार होता था, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक क्रोमोसोम से दो क्रोमेटिड तैयार हुआ, तो क्या हुआ कि क्रोमोसोम की संख्या कायम है, लेकिन क्रोमेटिड तुम्हारा क्या हुआ, दोगुना हो गया। तो टोटल 46 से कितना क्रोमेटिड तैयार हुआ, 92। VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, हर साल क्वेश्चन आती है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सीधा बच्चा का माइंड में रहता है कि क्रोमोसोम की संख्या दुगुना होता है, मतलब 46 से 92 होता है, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम की संख्या दुगुना नहीं होता है, क्रोमेटिड की संख्या दुगुना हो जाता है। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है। अगर 46 क्रोमोसोम दिया है, क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाता है तो 46 ही क्रोमोसोम मारेंगे, लेकिन क्रोमेटिड की अगर संख्या पूछा जाता है तो 92 मारेंगे। कोई दिक्कत? एस फेज में 3 पॉइंट लिख दिए हैं, जितने भी उस फिगर से जो मेन VVI पॉइंट जो लाइन बन रहा था उस 3 पॉइंट लिख दिया है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हो गया क्रोमोसोम नंबर। तो हम पहले भी बताए हैं क्रोमोसोम की जो संख्या होता है रिमेन्स सेम होता है, जो पहले जितना होगा, जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो इस फेज के बाद भी क्या होगा 46 ही क्रोमोसोम की संख्या रहेगा, लेकिन डीएनए डिवीजन होके डबल संख्या बन जाएगा। पूछेगा कि डीएनए की संख्या अगर 46 है तो इस फेज के बाद कितना डीएनए की संख्या रहेगा, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को हम एक लाइन लिख दिए हैं,
क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम बट डीएनए कंटेंट गेट्स डबल, मतलब डीएनए की संख्या डबल हो जाता है और डीएनए का दूसरा नाम भी क्या होता है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड तैयार होता है, लेकिन एक डीएनए से एस फेज के बाद 2 डीएनए तैयार होता है। इतना बात याद रखना, अगर डीएनए की संख्या पूछे, क्रोमेटिड की संख्या पूछे एस फेज में, तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है। दूसरा पॉइंट है सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, तो ये तुम्हारा एनिमल सेल में होता है, और दूसरा हो गया कि इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, किसमें, एनिमल के सेल में। तो सेंट्रियोल कहाँ पर होता है, बहुत ही वीवीआई है, हर साल पूछता है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स कहाँ पर होता है, एनिमल के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को दिक्कत। अगला है तीसरा पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के अंदर में जो क्रोमोसोम उलझा हुआ पड़ा रहता है, आपस में जो उलझा हुआ पड़ा रहता है, उसमें जहां पर डीएनए बंधा हुआ रहता है उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जो क्रोमोसोम के ऊपर में रहता है, और उसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। बोल रहा है हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, पूछेगा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में। वीवीआई क्वेश्चन तीन लाइन है, बहुत ही धांसू वीवीआई है, ये हर साल पूछता है और पूछेगा।